नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर नगर परिषद नगर निगम का चुनाव जो है उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा, और कई ऐसे नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र हैं जहां पे प्रथम बार चुनाव होना है। सरकार विचार कर रही कि तीनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है और चुनाव हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू होगा और चुनाव हो जाएगा। तीनों का कंबाइंड चुनाव होगा। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में नगर निगम क्षेत्र है धनबाद, और वार्ड नंबर 24 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं मंजू देवी जी हैं, तो इनसे जानेंगे कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए जो मौका दिया, तो इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, होल्डिंग टैक्स, मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली योजना को लेकर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर और चुनाव को लेकर। जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, यहाँ का क्या स्थिति है, वस्तु स्थिति है, इन मुद्दों पे भी बातचीत होगी। तो हमसे जुड़े हुए हैं अभी वार्ड नंबर 24 के हैं मंजू देवी हैं, और उनके एक प्रतिनिधि हैं। उनसे भी जानते हैं कि आप अपने प्रतिनिधि को वार्ड में डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए किस तरह से मदद करते हैं। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत किया जाएगा। पहले तो आपको मंजू जी वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब तक मेरा ये था तब तक हम सबका विकास किए, सबको जितना कुछ भी कम होता था सब में खड़ा होते थे, जितना गरीब है सबको जो जिसका जो असुविधा था सब में पहुंचते थे। लेकिन जब तक मेरा नहीं है तब, और इसमें भी काम कर ही रहे हैं। मतलब आपका जो कार्यकाल समाप्त हुआ, इसके बावजूद भी आपका कार्य जो है चालू, इसके हाँ जो है, हालांकि जो डेवलपमेंट का काम चाहिए वो तो नहीं हो रहा है, लेकिन जो रूटीन वर्क है वो सब काम हो रहा है। हाँ रूटीन वर्क वो सब काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा गणपत जी, आप बताइए कि आप अपने प्रतिनिधि मंजू देवी को किस तरह से सहयोग करते हैं इस वार्ड के डेवलपमेंट में। अगर बात किया जाए कि 5 वर्षों में कितने लोगों को आपने प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, आप बताइए। इस वार्ड में प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके पहले हम पार्षद थे, उसके बाद महिला आरक्षित हो गया, जिसके चलते हम अपने छोटे भाई का वाइफ को निर्वाचित किए। इस दरमियान कम से कम 200 लोगों को हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं। जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, खपड़ेल के मकान में रहते थे, फूस के मकान में रहते थे, आज हमारे पूरे वार्ड में आप सर्वेक्षण करके देखिए, हम लोग का सराय ढेला में जितना भी वार्ड नंबर 24 के अंतर्गत जितना भी झुग्गी झोपड़ी है, आज एक भी झुग्गी झोपड़ी नहीं है। सबका पक्का मकान बन गया है। सारे लोग पक्का मकान का उपयोग करते हैं। कोरोना काल में थोड़ा दिक्कत हुई, कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा था। मंजू देवी के कार्यकाल में बहुत सारा विकास का कार्य हुआ। पूरे क्षेत्र में रोड, नाली, लाइट वगैरह सारा दुरुस्त है। कुछ काम बाकी है, जिसके चलते अभी चुनाव नहीं होने के कारण फंड नहीं मिल पा रहा है। फंड नहीं मिलने के कारण वो काम अधूरा है, और ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन 90% कार्य विकास का हमारे वार्ड नंबर 24 में हो चुका है। पिछले वर्ष 45 करोड़ रुपया जो 14वें वित्त आयोग का हमारे वार्ड में फंड मिला था, वो फंड आपका कोऑपरेटिव कॉलोनी में पूरा चारों तरफ रोड, नाली, लाइट का व्यवस्था 45 करोड़ से किया गया, और संपूर्ण कोऑपरेटिव कॉलोनी का विकास किया गया। अभी इधर कुछ फंड मिला था, जिसमें न्यू मुरली नगर, नूतनडी वगैरह में रोड और नाली बन रहा है। अभी आपका न्यू मुरली नगर में 36 लाख का रोड और नाली का निर्माण किया गया। अभी मुरली नगर में 45 लाख का भी रोड और नाली का कार्य चल रहा है। नूतनडी में भी 32 लाख का नाली का कार्य चल रहा है। फेवर ब्लॉक चारों तरफ बिछाया जा रहा है, गली कूचा जितना भी है सब जगह फेवर ब्लॉक बिछाया जा रहा है। विकास का काम मंजू देवी के कार्यकाल में पूर्ण रूप से हुआ है।
थोड़ा बहुत बचा हुआ है, फंड आने से वो भी हम लोग पूरा कर देंगे। अच्छा ये बताइए कि जब से देश आज़ाद हुआ, जो डेवलपमेंट चाहिए था, विकास चाहिए था, चूँकि आप भी पार्षद रह चुके हैं और जब महिला क्षेत्र हुआ तो आप अपने छोटे भाई की पत्नी को उतारा। इनके कार्यकाल में भी बहुत सारे ऐतिहासिक काम हुए। तो ये बताइए कि सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम में कौन सा काम हुआ? महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य वही विकास का रहा, और गरीब लोगों का जो पेंशन वगैरह है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारा चीज हुआ है। मतलब ये कह सकते हैं कि सरकार के जितने भी योजनाएं आए उसको आपने 100% धरातल पे उतारा, यही आपके लिए ऐतिहासिक काम है। अच्छा आप बताइए कि आपने कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की? जितना भी सबको राशन वासन सब देते थे। मतलब क्या सरकारी फंड के अलावा या आप अपने असर से? सरकारी फंड से भी दिए, अपने से भी दिए कुछ। हाँ। अच्छा, आप बताइए कोरोना काल में जिस तरह से महामारी आया तो कैसे कोऑपरेट किया आपने लोगों को और कितने कोरोना के मरीज मिले? कोरोना का मरीज तो इधर उतना नहीं था, लेकिन कोरोना काल में वो लोग घर से ही नहीं निकलते थे, पाबंदी था। उस बीच में जो भी मजबूर लोग आते थे उनको यथासंभव हम लोग मदद करते थे, सलाह भी देते थे कि घर में रहिए, घर से निकलिए मत, क्वारंटाइन रहिए। लेकिन यहाँ मरीज उतना कोरोना का नहीं था। अच्छा बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की जो समस्या है वो सारा समस्या हम लोग हल कर चुके हैं। कुछ समस्याएं ऐसी है जो हल होना बाकी है, लेकिन यहाँ का जितना भी समस्या था टोटल लगभग सब कम ये हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अच्छा ये बताइए कि इसके अलावा कोई जैसे इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आप चाह रहे थे कि इस समाज का उत्थान हो, बेहतर से बेहतर काम हो, और कुछ समाज के लोगों के द्वारा डिस्टर्बेंस किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण कौन सा घटना हुआ आपके साथ और उस समस्या को कैसे आपने सॉल्व किया? कोई ऐसा हादसा, कोई घटना? नहीं, वैसा कोई घटना हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। सब लोगों ने कोऑपरेट किया वार्ड के डेवलपमेंट? सब लोगों ने, इस क्षेत्र के सभी लोगों ने कोऑपरेट किया। कहीं पे होता है ना कि नाली है तो मेरे घर से नहीं जाने देंगे, सड़क नहीं जाने देंगे, ये मेरा जमीन है, इस तरह का सिचुएशन आया होगा? ऐसा सिचुएशन आने से फिर हम लोग खड़ा होकर के उसको सॉर्ट आउट करते थे और काम पूर्ण हो जाता था। अच्छा बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार तीसरी बार आपको मौका देता है तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? क्लीन वार्ड, ग्रीन वार्ड के रूप में कैसे आपका ये रोड मैप होगा? देखिए, स्मार्ट वार्ड बनाने के लिए सरकार का फंड चाहिए। सरकारी फंड अलॉटमेंट होगा तो निश्चित तौर पर ये स्मार्ट वार्ड बन सकता है, क्योंकि इनका क्षेत्र वैसा ही है जो स्मार्ट वार्ड बन सकता है। चारों ओर कॉलोनी वगैरह है, बीसीसीएल का कॉलोनी है, आपका नया और भी कॉलोनी बीसीसीएल के ज़मीन पर बन रहा है, और ग्रामीण क्षेत्र भी है कुछ जो डेवलप हो चुका है, और चारों तरफ प्राइवेट कॉलोनी वगैरह बना हुआ है। सरकारी फंड आने से ये निश्चित तौर पर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट वार्ड बन सकता है। और जो इसके लिए तो आपको रोड मैप बनाना होगा ना कि यहाँ पे ये चाहिए, वहाँ पे ये चाहिए, योजना आपको बनाना होगा, योजना बना के आप देंगे कि ये सरकार के द्वारा योजना आएगा उसी के आधार पे करेंगे, क्योंकि आप इस वार्ड के पार्षद के प्रति। सरकार योजना हम लोगों से लेती है, नगर निगम हम लोगों से योजना लेती है, उसी के आधार पर प्राकलन बनता है, टेंडर होता है, उसके बाद काम होता है। हम लोगों को कोई फंड अलॉटमेंट नहीं होता है कि आप ही को बना के देना, हम ही को बना करके देना है। तो आने वाले समय में अगर जनता फिर से हम लोगों को चुनने का काम करेगी, अब तो पुरुष वार्ड हो चुका है, अब मैं खुद खड़ा हूँगा, महिला हट गया है, तो आने वाले समय में जिस ढंग का जो भी समस्याएं हैं या जो भी कार्य अधूरा बचा हुआ है नगर निगम के द्वारा मांगा जाएगा, हम उसका रोड मैप बना करके देंगे, उसके आधार पर फंड अलॉटमेंट होगा और फिर कार्य होगा। अच्छा बताइए कि अगर जनता आपको तीसरी बार मौका देता है, पहले आप थे, फिर आपके भाई की पत्नी हो गई मंजू देवी, तो क्या इस बार आप मेयर के लिए फाइट करेंगे जनता का, अगर डायरेक्ट बीच में जाते हैं तो, या केवल पार्षद के लिए ही करेंगे, या या डिप्टी मेयर के लिए फाइट करेंगे? नहीं, मेयर के लिए फाइट नहीं करेंगे, पार्षद ही ठीक है। लोगों को बहुत प्यार और स्नेह मिला हुआ है और हम चाहते हैं कि पार्षद में ही बने रहें, मेयर डिप्टी मेयर नहीं है। अच्छा बताइए कि जिस तरह से कोरोना महामारी समाप्त भी नहीं हुआ है
और राज्य सरकार के द्वारा होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया, क्या ये उचित है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? नहीं, इसमें तो सरकार को विचार करना चाहिए। होल्डिंग टैक्स में जो बढ़ोतरी किया गया है वो अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे गरीब गुरबा लोग होल्डिंग लिए हुए हैं, उनका इनकम का कोई जरिया नहीं है, लेकिन उनको नगर निगम क्षेत्र में निवास करने के कारण उसको होल्डिंग टैक्स देना पड़ रहा है। वाटर टैक्स उसमें इंक्लूड है, सारा चीज़ का टैक्स उनको देना पड़ रहा है, जो उचित नहीं है। होल्डिंग टैक्स बढ़ाना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, चूँकि आप पूर्व में भी रह चुके हैं, और जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो अगर वो एक टर्म के लिए बनते हैं या 5 टर्म के लिए बनते हैं तो उनको हर बार अलग अलग स्तर से उनको कई सुविधाएं मिलते हैं, जैसे पेंशन का हो गया, स्वास्थ्य लाभ का हो गया, ट्रेवल्स का हो गया, लाइफ टाइम के लिए उन लोगों को मिलता है। तो आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि वो भी हैं, तो सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या इसके लिए आपने कभी बोर्ड में आवाज़ उठाई? क्या आपने मांग किया? इसके पहले भी बोर्ड में हम लोग जिस समय थे उस समय हम लोगों ने आवाज़ उठाया है कि जिस तरह से MP MLA को पेंशन दिया जाता है, सारी सरकारी सुविधा दिया जाता है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा दिया जा रहा है, इलाज उलाज के लिए भी सारा चीज़ छूट है उन लोगों का, तो उस तरह से फैसिलिटी हम लोगों को भी मिलना चाहिए। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ है, अभी तक ऐसा कुछ लागू नहीं हुआ है। आने वाले चुनाव में अगर फिर से अगर चुन के अगर आते हैं हम, तो फिर से इस आवाज़ को उठाया जाएगा कि हम लोगों को पेंशन मिलना चाहिए। जब MP MLA को मिल रहा है तो ये भी तो जनप्रतिनिधि है, तो इनको भी तो पेंशन लागू होना चाहिए। या फिर नहीं हम लोगों का लागू है तो उन लोगों का भी बंद कर देना चाहिए। अब हर बार वो लोग जीतेगा, हर बार उन लोगों का पेंशन चालू लागू हो जाता है। 5 टर्म रहेगा तो हमको लगता है कि 5 टर्म का वो लोग काम आप लोग करते हैं, जब नेम प्लेट लगाने की बारी आती है तो विधायक हैं, मेयर हैं, पार्षद हैं, नेम प्लेट पे नाम हो जाता है, लेकिन योजना तो आप ही लोग बनाते हैं। धरातल पर तो काम पार्षद लोग करता है, विधायक लोग के पास तो लोग जाता भी नहीं है, ना सांसद के पास लोग जाता है। विधायक और सांसद को पहचानता भी नहीं है, लेकिन जो पार्षद है वो निचले स्तर का जनप्रतिनिधि है, इसका डायरेक्ट संबंध पब्लिक से है, और हर मुसीबत को लेकर के, हर काम को लेकर के लोग पार्षद के यहाँ जाते हैं, और हम लोग भरसक प्रयास करते हैं अधिक से अधिक समस्या का निदान करने का। ये बताइए कि पंचायत चुनाव जो है समाप्त हो गया, उनका भी कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, उन लोगों का चुनाव हो गया, और नगर निगम नगर परिषद का जो है नगर पंचायत का चुनाव है, जो कई जिलों में जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। तो सरकार चुनाव क्यों नहीं करा रही है? क्या साथ में कराने का योजना है, या कोई ऐसा भेदभाव है कि स्थानीय होने की वजह से गांव मोहल्ले का करा दिए, शहरों में नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा चीज़? देखिए, ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि चुनाव कब करावे, लेकिन जब 2020 में आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका, तो हाँ, नगर निगम का कार्यकाल समाप्त हो चुका, नगर पार्षद का भी हुआ, उनका भी हो जाना चाहिए था। इससे पहले हुआ था कि पहले नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसके बाद पंचायत का चुनाव हुआ था। इस बार पहले पंचायत चुनाव कर दिया, नगर निगम का चुनाव करा ही नहीं रहा है। 2 साल हो गया, 2 साल टर्म पार हो गया, ये करना नहीं चाह रहा है सरकार। अब की वो सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार ही जाने। अभी तो हमको लगता है कि डायरेक्ट जो भी काम उम हो रहा है सब डायरेक्ट नगर निगम से हो रहा है, लूट खसोट पूरा चल रहा है, इसीलिए चुनाव नहीं कराना चाह रहा है। ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो बेहतर मुख्यमंत्री कौन काम के मामले में? देखिए, काम के मामले में अभी तक कोई बेहतर मुख्यमंत्री झारखंड को मिला नहीं। झारखंड जिस उद्देश्य से अलग हुआ उस उद्देश्य का पूर्ति के लिए किसी ने भी पहल नहीं किया, क्योंकि झारखंड बनाने का एक उद्देश्य था यहाँ के लोगों का, इसीलिए इतना कुर्बानी दिया गया। झारखंड अलग राज्य क्यों बना, किसके लिए बना, झारखंड बनाने का उद्देश्य क्या था, इस पर कोई भी मुख्यमंत्री सटीक पहल करने का काम नहीं किया। हम लोग चाहें कि इस बार हेमंत सोरेन को मेजोरिटी दे करके उसको जितावे, आंदोलनकारी का बेटा है, शिबू सोरेन का बेटा है, तो झारखंड के दर्द को समझने का कोशिश करेगा, और झारखंड जिस उद्देश्य के लिए बना है, जिनके लिए बना है, उनका कम से कम ख्याल रखेगा, उनके हित में नीति नियम लागू करेगा। लेकिन ये तो और बेकार मुख्यमंत्री निकला, जिन्होंने सदन में ही बोल दिया
कि स्थानीय नीति यहाँ का नहीं बन सकता है। अरे भाई, स्थानीय नीति नहीं बनेगा, स्थानीय कौन है इसका पहचान नहीं होगा, झारखंड में झारखंडी कौन है इसका पहचान ही नहीं होगा, तो झारखंड बनाने का उद्देश्य क्या है? झारखंड में आपका ये नीति नहीं बनेगा, नियोजन नीति नहीं बनेगा, तो आखिर नियोजित किसको किया जाएगा? बिहार का अपना स्थानीय नीति है, बंगाल का अपना स्थानीय नीति है, हर जगह का अपना अपना स्थानीय नीति है, लेकिन झारखंड में कोई स्थानीय नीति नहीं है। सबका अपना अपना पहचान है। बिहार बिहारियों के लिए है, बंगाल बंगालियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, गुजरात गुजरातियों के लिए है, तो झारखंड किसके लिए है? झारखंड में कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस देश का नागरिक हो, इस देश का नागरिक आवेदन कर सकता है। लेकिन यही बिहार में जो वैकेंसी निकलता है तो बिहार में सीधे लिखा हुआ होता है कि बिहार का स्थानीय निवासी हो, वही इसमें अप्लाई कर सकता है। तो सारे जगह में अपना अपना नियम कानून बना हुआ है, उसके तहत नियोजन वगैरह होता है, सबको अपना पहचान मिला हुआ है। लेकिन झारखंड में ही ये चीज़ तो नहीं हो रहा है। इसीलिए आज तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, यहाँ तक कि हेमंत सोरेन सरकार भी असफल मुख्यमंत्री साबित हुए। अब झारखंड के लोगों को नई सोच के साथ और नया चेहरा को लाने की ज़रूरत है, जो झारखंड के बारे में, झारखंड के उद्देश्य के बारे में, झारखंड अलग राज्य होने का उद्देश्य के बारे में सोचे और यहाँ के लिए नीति नियम बनावे। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि चूंकि इस बार जो है पुरुष क्षेत्र हो गया है, तो आपके जो प्रतिनिधि हैं उनको किस तरह से मदद करेंगे? चूंकि आपके लिए जब पहले पुरुष था तो ये पार्षद थे, महिला हुआ तो आप पार्षद हुए, तो आपके लिए ये पूरा कैंपेनिंग किए, तो आप इनके लिए कैसे कैंपेनिंग कीजिएगा? क्या कुछ मांग कीजिएगा कि इनको मौका दिया जाए जिस तरह से आपको मौका? वही मांग करेंगे जो अब मेरा जेठ जी को मौका दिया, जितना भी काम अधूरा है सब काम पूरा करेंगे। जो जनता ने आपको मौका दिया, हाँ। जो पूरा काम है हाँ, जितना बाकी है सब पूरा करेंगे। तो आपकी जेठ जी को मौका हाँ, मिलना चाहिए। तो आपने सुना कि जो अभी पार्षद हैं मंजू देवी, इन्होंने क्या कुछ कहा अपने जेठ के लिए, क्योंकि जब जेठ जी इनके पार्षद थे तो अपने भाई के जो पत्नी हैं उनके लिए वोट मांगे कि मैंने जो डेवलपमेंट किया है, विकास का काम किया है, हमारे भाई की पत्नी को जिताइए। अब इनका कहना है कि अब हम अपने जेठ के लिए मैं वोट लोगों के बीच में जाऊंगी और डिमांड करूंगा कि जिस तरह से मैंने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है इस वार्ड के बेहतर से बेहतर काम करने के लिए, तो अब इनके लिए भी बैटिंग करेंगे और वोट के लिए डिमांड करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम मुद्दों पर उनसे भी बातचीत होगी।